कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता अगर एक पत्थर तवे से उछाला जाए। आज हम आपको मिलाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनका नाम है विजय कुमार बंधु। सरकारी कर्मचारियों के हक की लड़ाई लड़ने वाले विजय कुमार बंधु जी, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में रैट इन द नोज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत मुश्किल से आए हो सर आप, इतनी विनती के बाद, इतनी रिक्वेस्ट के बाद समय लेना ही मुश्किल हो गया आपसे। आज की डेट में आप सर मुझे कुछ केजरीवाल, आने वाले केजरीवाल लग रहे हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, मैं समय आपको पहले भी दिया था और आगे भी देता रहूंगा, लेकिन कुछ आज जैसा चैलेंज हो गया जिसकी वजह से थोड़ा सा आपका प्रतीक्षा आपको करना पड़ा, लेकिन इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ और आने वाले टाइम में आपको पूरा टाइम मिलेगा। अरे सर, थैंक यू सो मच। तो सर कुछ आज जैसे आपने आने वाले समय में लगा कि रामलीला मैदान में आपने धूम मचा दी, या तो एक अन्ना आंदोलन चला था या फिर आपका आंदोलन, जो मुझे नहीं लगता आज तक कोई इतनी भीड़ भर पाया होगा। नहीं, बिल्कुल आपका ये जो आकलन है बिल्कुल सही है, और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अन्ना जी का आंदोलन था, सफल आंदोलन था, लेकिन संख्या कम थी, लेकिन दिखाया ज़्यादा गया। इसमें संख्या ज़्यादा थी और दिखाया नहीं गया, ये बहुत दुखद रहा। और अगर मैं आपको कहूँ कि रामलीला मैदान की स्थिति, तो रामलीला मैदान में तो मुझे लगता है तमाम लोगों ने कहा कि जेपी आंदोलन की बात मैं करूँ, आंदोलन तो बहुत छोटा आंदोलन था। जेपी आंदोलन के बाद इतनी बड़ी संख्या स्वप्रेरित पहली बार रामलीला आई, और रामलीला में जो भीड़ आई ना, वो रामलीला की भीड़ आपको दिख रही, उसका 10 गुना तो बाहर लोग थे। हमारे दर्शकों को आप क्या बताएंगे सर कि ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में क्या अंतर है? मतलब एक्चुअली काफ़ी लोग अभी समझ नहीं पा रहे कि ये है क्या भाई। जैसे कि केजरीवाल का मुद्दा था, उन्होंने उठाया भ्रष्टाचार का आंदोलन हुआ, तो अभी लोगों को पता नहीं कि ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, न्यू पेंशन स्कीम है। ये आप इस पर थोड़ा मुझे बताइए। देखिए, जो न्यू पेंशन स्कीम बोली जाती है, एनपीएस जिसको कहा जाता है, वो दरअसल पेंशन है ही नहीं। वो एक स्कीम है, और स्कीम कभी शुरू हो सकती है और कभी बंद हो सकती है। और ओपीएस जो थी, जो पुरानी पेंशन व्यवस्था थी, वो एक सामाजिक सुरक्षा थी। सामाजिक सुरक्षा में कि आदमी 25 साल 30 साल काम किया, उसके बाद रिटायर हो गया, तो कम से कम उसका 50% के आसपास जाकर के उसको एज ए पेंशन के रूप मिलता है। और ये मैं भी नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पेंशन पेंडिंग वेतन है, मतलब मेरे वेतन से कटा हुआ भाग है जो पेंशन के रूप में दिया जाता है, वो है पुरानी पेंशन। और मैं पुरानी पेंशन को अगर लेके बात मैं करूँ, तो पुरानी पेंशन हमारी सुरक्षा, हमारा सम्मान, हमारा स्वाभिमान था। इतना ही नहीं, बल्कि उससे पीढ़ियाँ पलती थी। कभी कभी ऐसा हुआ है, गांव में आप जाएं तो बाबा ताऊ पेंशन पा रहे हैं, पिताजी कुछ नहीं कर पाए, तो नाती पोते उस पेंशन के दम पर पढ़ के कोई एमबीबीएस हुआ, कोई आईएएस हुआ। तो पेंशन 3 पीढ़ी को मजबूत करती है। उस व्यवस्था को हमसे छीन लिया गया है, तो नई पेंशन ही नहीं है। जो पेंशन ही नहीं है, उसको हमारे लेने का कोई मतलब ही नहीं। ओके, तो इतनी लोगों की आवाज बनने के पीछे क्या मकसद है सर? देखिए, आज इस देश के अंदर 1 करोड़ के आसपास लोग हैं जो से पीड़ित हैं, और क्योंकि हम भी पीड़ित हैं, तो हमारा दर्द उनका दर्द बराबर है। और इसीलिए इस आंदोलन के पिछले 10 साल से हम लगातार लोगों के बीच में ले जा रहे हैं। हाँ, मुझे खुशी इस बात के लिए है कि आज हमारी बात पूरे देश के कोने कोने में पहुंची, लोगों ने उसको समझा, लोग हमारे साथ खड़े हुए, और आज ये देश का सबसे बड़ा आंदोलन बन गया। उसके पीछे कारण जो सबसे बड़ा था कि लोगों के हक पर जो डाका डाला गया, उनको जो समझ में आया कि ये मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है, तो एनएमओपी के साथ खड़े हो गए। और 1 अक्टूबर रामलीला मैदान उसका गवाह है, जिसको बताने की जरूरत नहीं। तो ये एकदम से सर विचार आपके मन में मतलब कैसे उत्पन्न हुआ कि लोगों के जो एकदम से आप, जैसे आप एक सरकारी कर्मचारी एज ए टीचर हो, लखनऊ में शायद है, और आप इलाहाबाद से बिलोंग करते हो, तो एकदम से ये आपके मन में कैसे आया कि ये काम करना चाहिए? मकसद क्या था इसके पीछे कि एकदम से आप ही क्यों? कहीं इसके पीछे कुछ और राजनीतिक ताकतें तो नहीं है? देखिए, हम जब नौकरी पाए, नौकरी बाद ज्वाइन करने के बाद मैं गया अपने घर, तो सारे लोग सामूहिक रूप से बैठे खाना पीना खा रहे, जिससे परिवार में सामूहिक रूप से खाते हैं। तो हमारे बड़े पिताजी, उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारी ज्वाइनिंग कब है? तो मैंने कहा कि 15 अप्रैल 5 हुआ। तो उन्होंने माथा ठोका ऐसे और कहा, यार तुम्हारा बड़ा नुकसान हो गया। मुझे नहीं पता था नई क्या है पुरानी क्या है। तो उन्होंने कहा, तुम्हारे तो नई पेंशन में आ गए और पुरानी पेंशन तुमको मिलेगी नहीं, तुम्हें तो पेंशन मिलेगी नहीं। उस समय पहली बार मैंने नई पुरानी का चक्कर समझा।
फिर उनसे मैंने पूछा कि है क्या बड़े पिताजी, तो उन्होंने थोड़ा बताया कि पुरानी में 50% मिलता था, डीए मिलता था, एक श्योरिटी रहती थी, बुढ़ापे में आदमी को जीवन जीने का रास्ता बन जाता था। नई पेंशन व्यवस्था में ऐसा कुछ नहीं है, अभी कुछ क्लियर भी नहीं है। तो उस समय पहली बार मैंने नई और पुरानी उनके मुंह से सुना। उसके बाद फिर मैं इसका अध्ययन थोड़ा करना शुरू किया, है क्या वास्तव। तो जब मैं इसका अध्ययन किया, मुझे जानकारी मिली, तो देख कर मेरा एकदम बिल्कुल दिमाग सुन्न हो गया कि कितना बड़ा छल इस देश के नौजवानों के साथ किया जा रहा है। और इसमें दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार खुद शामिल है उस लूट में। ये संगठित लूट है एनपीएस। क्या सर आपको नहीं लगता कि इस पर, जैसे आप ये ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर रहे हो, तो इस पे राज्य सरकार और सरकार, केंद्र सरकार पर बोझ पड़ेगा, और इससे जो प्राइवेट लोग भी है वो वांछित रहेंगे, उनको नुकसान होगा। वो भी नौकरी कर रहे हैं, अगर उनको भी तो हक होना चाहिए। तो देश की जो तरक्की होनी है, तो वो आर्थिक ढांचा कमजोर होगा देश का। देखिए, आपका जो सवाल है दो तरीके का। एक तो तरीका है क्या इस व्यवस्था से अर्थव्यवस्था को प्रभावित होगा या नुकसान होगा। एक है कि जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम करें उनको पेंशन। मैं किसी को रोकने नहीं गया, किसी सरकार को, कि प्राइवेट सेक्टर में लोगों को सामाजिक सुरक्षा। मैं तो कहते हैं देश के हर नागरिक को, इस सरकार की जिम्मेदारी है कि उसे बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा दी जाए। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है, हम उनके पक्ष में भी है। लेकिन अगर आर्थिक भार की बात करें न्यू पेंशन ओपीएस में, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ एनपीएस से देश का नुकसान होगा। क्योंकि 10% मेरा पैसा, 14% सरकार का पैसा पर मंथ दो पतियों के पास जा रहा। उस पैसे का देश का क्या फायदा होगा, अब तक किसी ने बताया मुझे। और मैं जानना चाहता हूं कि जो पैसा बचा भी पिछले लगभग 19 सालों में, वो पैसा लगा कहां? अगर आप बचत की बात सर करें, वो रोड बन रहे हैं देश में, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, खाली और चीज भी नहीं, तो सरकार पे बोझ नहीं पड़ रहा? नहीं, पुरानी पेंशन से ही रोड बंद हो जाएगी, जी। अस्पताल बंद हो जाएंगे, और नेताजी भ्रष्टाचार करेंगे तो रोड पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और कितना इस देश में भ्रष्टाचार हुआ आपको भी पता है, हमको भी पता है। जी जी। तमाम सारे विज्ञापन इतने ज्यादा होते हैं, वो विज्ञापन का पैसा अगर रुक जाए तो आधे पैसे में ओल्ड पेंशन दी जा सकती है। उस पर बात नहीं होती। चुनाव पर एक एक घंटे का मुख्यमंत्री प्रधान किसी पार्टी की दल हो, सत्ता हो, मुझे नहीं पता, एक एक घंटे में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। वो भी देश का पैसा है। उस पैसे को खर्च क्यों कर रहे हो? रोड बनवाओ, बंद कर दो चुनावी सभाएं, ऑनलाइन सारी व्यवस्थाएं हैं, आप कर लो चुनावी सभा। क्या जरूरत है इधर नीला खड़ा करने का? जिसका पैसा बर्बाद हो रहा है। सर जैसे कि कुछ मतलब लोग बोलते हैं कि ये पॉलिटिकली प्लांट है, ये पूरा आंदोलन पॉलिटिकली, क्योंकि जो आपको पता है लोकसभा 2024 आ रहा है, तो ये पॉलिटिकली प्लांट आप किया गए, आप मीन्स विपक्ष के द्वारा पॉलिटिकली प्लांट किए गए हो। देखिए, 24 का चुनाव है लोकसभा का। जी। ये आंदोलन कल नहीं शुरू हुआ, ये आंदोलन पिछले 10 साल से, 10 साल से? 13 से। ओ, अगर प्लांट होता तो अभी आता ना। जी। 2013 से इस आंदोलन को देश के कोने कोने से ले जाने का काम किए हैं। एक बात। दूसरी बात है, मेरा हक छीना गया है और मैं आवाज लगा रहा हूं कि मेरा हक मुझे दो। अब आप इसको पॉलिटिकली बता रहे हो कि वो बीमार हो और वो कह रहा है डॉक्टर साहब मुझे दवा दो, मुझे बहुत पीड़ा हो रही, तो वो दूसरा आदमी आकर भाई पॉलिटिकली है तो ये झूठी है, चिल्ला रहा है। अरे उसको पीड़ा हो रही, उसकी तकलीफ हो रही, वो अपनी पीड़ा बता रहा है और आप कह रहे पॉलिटिकली है। और हम तो कहते हैं कि ये व्यवस्था कोई नई तो हम नहीं मांग रहे, ऑलरेडी पुरानी थी। मुगलों के जमाने में पेंशन दी जाती थी। मुगलों के समय से इतिहास अगर पढ़ें तो अंतिम मुगल बादशाह को रंगून भेजा गया था जी। सब कुछ ले लिया गया था, लेकिन उसको राजनीतिक पेंशन दी जा रही थी कि ये एक राजा है, बहादुर शाह जफर जी को। हाँ, ये एक राजा है, इसकी लाइफ स्टाइल राजा की रही, लास्ट में कैसे जिएगा, सारा कुछ ले लिया गया। लेकिन पेंशन अंग्रेजों के जमाने में पेंशन दी जा रही थी। आजाद भारत हुआ तो जब हमारे पास खाने को राशन नहीं थे तो पेंशन दी रहा है। आज हम दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं, फिर क्या तकलीफ है? इतने विवादों में पड़ने के बाद क्या सुकून की नींद आ पाती है आपको? बहुत सुकून की नींद आती है। इस बात के लिए मैं कह रहा हूँ, लाखों लोगों के हक की आवाज उठाता हूँ और लाखों लोगों को जो प्यार और स्नेह मिलता है उसे भरपूर नींद आती है, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, इस घटनाक्रम से सरकारों की नींद उड़ी है, ये बात सही है। तो इसका मतलब आप राहुल गांधी से मिले हो? नहीं, मैं तो राहुल गांधी से मिलता हूँ, मैं प्रियंका गांधी मिलता हूँ, मैं अखिलेश यादव से मिलता हूँ, मैं मायावती से मिलता हूँ, मैं राजनाथ से मिलता हूँ और मैं प्रधानमंत्री से मिलना चाहता हूँ। राहुल गांधी से आप क्या उम्मीद रखते हैं सर? लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष दोनों काम होता है। मैं सत्ता से भी अपनी बात कहूंगा, विपक्ष से भी अपनी बात कहूंगा। मेरा दर्द है, मैं सबसे कहूंगा, जो सुन लेगा वही मेरे लिए अच्छा है। आपका एक नारा बहुत आजकल चल रहा है, जो आपने
रामलीला मैदान में आपको मालूम है क्या है कि मैं बस आप ही बताइए, आप अपनी आवाज में आप देखिए बताइए क्या होता है, उस उस पब्लिकली भाषण होता है मैं और उस भाषण में वो बात निकली, और निकली बात सही है कि वो बात बहुत लोगों तक गई, बस शिक्षक कर्मचारी तक नहीं, जी, आम जनता तक गई, क्योंकि कई गांवों से लोगों ने बताया जो बेरोजगार हो गया, बहुत अच्छा भाषण दिया आपने, बहुत अच्छी बात कही। तो मैं तो उस बात के लिए कहता हूँ चलो ठीक है, वो निकल गई। मैं तो ये कहता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि मैं ये कहना चाह रहा था, और उसी भाषा में मैंने कहा कि भाई आप मेरी बात सुनो, देश का 1 करोड़ व्यक्ति इधर खड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है अपनी पुरानी पेंशन के लिए, अगर आप नहीं सुनते तो निश्चित रूप से आपके खिलाफ चीजें जाएंगी। हम्म। और इस बात को नहीं सर, लोगों ने उसी पसंद किया। आवाज में आपने जो बोला था ना, उसी आवाज में आप एक बार बताओगे जरा हमारे दर्शकों को कि अगर हम दिल्ली आ गए तो आपको दिल्ली से जाना पड़ेगा शायद, कुछ स्टेप बता आप एक बार प्लीज। नहीं, वो बात बंधु जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जी हमने ये कहा कि भाई अगर हम 1 करोड़ लोग हैं और हम अगर 5 वोट की बात करें, लोकतंत्र में वोट ही आदमी संख्या गिनता है, 5 वोट है तो 5 करोड़ हुए। अगर 5 करोड़ लोग और 5 लोगों को और तैयार करी, 10 करोड़ लोग हुए, तो अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो हम अगली बार दिल्ली आएंगे, लेकिन आप हम तो आएंगे लेकिन आप नहीं आ पाएंगे। जी ये बात हमने इसलिए कहा कि आज वो शिक्षक कर्मचारी है, एक लामबंदी है पुरानी पेंशन को लेकर के, और ये चुनाव परिणाम दिखेगा। इस बात को मैंने समझाने की कोशिश की सरकार को कि सरकार समझे, हमारी बुढ़ापे की लाठी दे। तो क्या आपको लगता है नहीं आ पाएंगे अब अगली बार? मैंने कहा ना कि अगर ऐसा नहीं होगा तो वो होगा। विजय बंधु जी, मुझे अग्निपथ में जो विजय दीनानाथ चौहान था, अग्निपथ मूवी आपने देखी होगी अमिताभ बच्चन की, आपको देख के वो याद आ रहे हैं। तो वही आपका एग्रेसिव रवैया है, जिस तरीके से आप सरकार, एक तरीके से मैं तो ये बोलूँगा सरकार से सीधे आप लड़े, तो आपको डर नहीं लगता? देखिए, हक की आवाज उठाना कोई बुराई नहीं है, ना कोई बुरी बात है। और सरकार हमने अपने बोर्ड से बनाया है, हम सरकार से अपनी बात कर रहे हैं, हम अपनी फरियाद कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात सुनो। और अगर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री प्रदेश और देश का गार्जियन होता है, हम अपनी बात उससे नहीं कहें तो किससे कहेंगे? डर लगने की बात क्या है भाई, हम अपनी बात कह रहे हैं, सरकार सुन लेगी तो स्वागत है, नहीं रहेगी तो भूतपूर्व हो जाएगी। तो ये तो सीधी सर एक तरीके से सरकार को चैलेंज है ना। अब सरकार का चैलेंज क्या है भाई, सरकार ने हमारी जिंदगी को चैलेंज में लगा दिया है, हमारी जिंदगी को दांव पे लगा दिया है। तो अब अगर हमारी जिंदगी के बुढ़ापे का दांव पे अगर है, तो सरकार बहुत छोटी चीज होती है। जी, एक तरीके से आप सर शिक्षक से नेता बने हो तो, और आप इतने लोगों की उम्मीद भी हो, तो क्या आपको, अगर आप सफल नहीं हो पाए तो आपको डर नहीं लगता? ना सफल होने का कोई सवाल ही नहीं। हम 4-5 राज्य जीते हैं और हमारा नारा है, अभी जीते हैं 5 प्रदेश, आगे जीतेंगे पूरा देश। वाह। तो जिस तरीके से अभी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और शायद झारखंड में, वहाँ तो ये ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है, तो ये क्या आप जब से आपका आंदोलन चालू हुआ था उसी समय से हुई है या पहले से ही? नहीं, 2004 से पेंशन बंद हुई। 2010 साल तो कुछ किए नहीं किसी ने, कुछ भी नहीं हुआ, तमाम लोग जिनकी जिम्मेदारी थी वो भी नहीं की। 2013 के बाद जब संघर्ष शुरू हुआ, उसके बाद तमाम सारे संशोधन आए, उसके बाद जब हमारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू हुआ, तो उसके बाद फिर आपका राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल, ये जगहों में पूर्णतः पुरानी पेंशन लागू हो गई। 2-3 राज्यों में बातचीत चल रही है, वहाँ भी पाइपलाइन में मामला है, कभी भी रिजल्ट आ सकता है। तो ना जीतने का कोई सवाल नहीं, हम तो जीत की तरफ बढ़ रहे हैं लगातार। प्रधानमंत्री जी अगर मान लेते हैं तो स्वागत करता हूँ मैं, नहीं मानेंगे तो 24 का सामने फैसला है, फिर आगे देखा जाएगा। बहुत जो लोग हैं सरकारी कर्मचारी है, वो सामने नहीं आ पाते, लेकिन अंदर से मुझे लगा कि आपके लिए बहुत प्यार है उन लोगों में। मैं अभी कल आपके साथ था तो एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने मुझे जब आप रोका तो उनको जैसे उनको पता लगा कि विजय बंधु जी गाड़ी में बैठे, वो तो आपसे मिलने आए, वो मैं शॉक्ड रह गया कि लोगों के अंदर इतना प्यार है आपके, फैन फॉलोइंग। तो कैसा लगता है आपको, कैसा महसूस होता है जब वो लोग? बिल्कुल, आपको मैं बताऊं मनोज भाई कि बहुत प्यार है लोगों का, बहुत प्यार दिया इस देश ने हमें और हमारे शिक्षक कर्मचारी साथियों ने दिया। ये तो कल एक वाकया घटना थी कि वो ट्रैफिक पुलिस ड्यूटी कर रहा है और जब पता चला कि विजय बंधु बैठे हैं तो वो पहले हमसे मिलने चला आया, हाथ मिलाया, सैल्यूट किया, थैंक्स बोला कि आप मेरी लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसी तरह देश के तमाम कोनों में घटनाएं ऐसी आती, कभी ट्रेन पर जाता रहता हूँ, कभी कहीं जाता हूँ, तो लोगों को बहुत प्यार है, बहुत स्नेह है। मेरा ड्राइवर भी बता रहा था जैसे आप एयरपोर्ट पे होते तो 2-3 तो CISF वाले आ गए, आपको घेर लिया,
तो मतलब वो फ्रंट पे नहीं आना चाहते, लेकिन अंदर से उनको लगता है कि बड़ा मतलब खुशी मिल रही है। नहीं, बिल्कुल मिल रही है और उनको लगता है कि मेरी बात कोई कह रहा है, हाँ, मेरी आवाज़ कोई कह रहा है, राइट। मेरे मेरे हक की आवाज़ कोई लगा रहा है। जी। इस बात के लिए होता है। और देश का कोई भी विभाग हो, कोई भी कर्मचारी हो, चपरासी से लेकर आईएएस तक, सारे लोग हमारे सपोर्ट में हैं। अब कुछ मजबूरियाँ होती हैं, कुछ अनुशासन होता है, कुछ बंदिशें होती हैं, उसमें होता नहीं, अधिकांश लोग हमारे साथ चाहे तन मन धन से हैं, कुछ निकल पाते हैं, कुछ नहीं निकल पाते। प्यार तो इतना इंतहा है कि आपको बताऊं, मैं रामलीला में जब गेट से एंट्री किया और मंच तक जाने में मुझे लगभग पौन घंटे लगे। ओह माय गॉड! पौन घंटे गेट से वहां जाने में। और उसमें क्या लगा, अरे विजय बंधु जी आ गए, विजय बंधु जी आ गए। लोगों को मिलना, लोगों को फोटो खिंचाना, लोगों को हमारे साथ जुड़ना, ये है। और ये मुझे फक्र है अपने साथियों पर कि इतना प्यार, इतना स्नेह हमारे प्रति रखते हैं और आगे भी बना रहेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। किसी भी आंदोलन को चालू चालू करने के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए आप जानते हो सर, पैसा चाहिए होता है। तो आप कैसे उसको मैनेज करते हो? देखिए, फंडिंग, मेरा मतलब आपसे सीधा सवाल है, फंडिंग कहाँ से हो रही है? हाँ, ये अच्छा सवाल आपने किया। जी। देखिए, एनपीएस जो है, जो पैसा हमारा जा रहा है एनपीएस पर ना, उसको बड़ी बड़ी उद्योगपति उसको रखते हैं। तो जो एनपीएस का पैसा हमारा फंड ले जा रहा है सीने पर, मतलब सीना जोरी से, तो मुझे फंडिंग करेंगे। जिसके लिए मैं लड़ रहा हूँ, 100 200 500 जिसकी जिसकी मर्जी होती है, हजारों मदद कर देता है, उसी मदद से चल रहा है। हमारा जन आंदोलन है, जनता के सहयोग से आंदोलन चल रहा है। कोई फंडिंग नहीं, किसी राजनीतिक दल की नहीं, किसी नेता की नहीं है। और मुझे इस बात का गर्व है, खुशी भी है कि जन आंदोलन जन सहयोग से चलता है। और मैं लोगों से अपील भी करता हूँ कि आपकी लड़ाई अगर मैं लड़ रहा हूँ तो आप सहयोग करें, ये आपकी ड्यूटी है। नहीं तो क्या होगा कि एक बड़ा आंदोलन कभी कभी संसाधनों की वजह से मर जाता है। तो आपकी जिम्मेदारी उसको मरने दें, उसको आगे बढ़ाएं और जीत तक ले चलें। ईडी, सीबीआई, आईटी, इनसे डर नहीं लगता? कल को आपको हिसाब भी देना पड़ सकता है। जिस हिसाब से आपने वहाँ पर भीड़ जोड़ी है, आज के समय में नेता को भीड़ के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो मैं तो एकदम से शॉक्ड हो गया था जब मैं भी वहीं पर ही था रामलीला मैदान में। मैं शॉक्ड हो गया था कि जब देखी 5-6 लाख के लगभग था। तो कम संख्या है जी। इसकी। तो डर नहीं लगता आपको? देखिए, डर इसलिए नहीं लगता कि जो मुझे पेमेंट मिलता है वो सरकार की नजर रहता है, सरकार आपको देती है, सरकार जानती है, उसका हर साल हिसाब होता है। दूसरा है ईडी उडी की जो आप बात कर रहे हैं, तो मैं जानता हूँ, आपको बताएं, मेरे जैसे आदमी के यहाँ गरीबी आती है, 1 किलो प्याज, 2 किलो आलू, 10 किलो आटा, 10 किलो चावल मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, उसको पता है। लेकिन मैं आप फिर भी कहता हूँ, अगर आ भी जाती है उसका भी अधिकारी कहेगा ऊपर से दबाव से ले आया हूँ, लेकिन काम आप अच्छा। जिस तरीके से सर यूपीए 1 और यूपीए 2 रही, तो आपको उस समय क्यों नहीं याद आई इस चीज की? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जब 2004 में लागू हुआ, तो 2004 में हमारी लोगों की जो नई पेंशन व्यवस्था में कोई संख्या नहीं थी। धीरे धीरे संख्या जब बढ़ी तो लोगों को थोड़ा सा चिंता होने लगी कि क्या होगा। फिर कुछ परिणाम आने शुरू हुए। जब परिणाम आने शुरू हुए, 800, 1200, 1500, 2200 रुपये जब मिलने शुरू, लोगों के अंदर स्वाभाविक रूप से गुस्सा आया। और जब हमारा आंदोलन बढ़ा तो लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल गया। उस प्लेटफॉर्म से और उस परिणाम से लोगों के अंदर ज़्यादा जागरूकता आई और आंदोलन तीखा हुआ, आंदोलन आगे बढ़ा। सवाल ही नहीं कि उसमें क्या हुआ, सवाल ये है कि जब हम थे ही नहीं, हमें पता ही नहीं था। जब हमें पता नहीं था, हम क्या जाने कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे अभी छोटा सा बच्चा हो, आपके बीच में हो और वो आग जलता हुआ तो आग को पकड़ने लगता है, उसको नहीं पता कि हम जल जाएंगे ना, क्योंकि अगर उसको पता होता तो नहीं जलता। उस समय जब 2004 में आए तो हमें पता ही नहीं था, हम सब थे भी नहीं संख्या में, और थोड़ी बहुत संख्या थी, उनको कोई लेना देना नहीं था। तो हमारा ये नहीं कि किसी पार्टी से, पक्ष से, विपक्ष से हमारा हक मारा गया। हम मांग रहे हैं, जो दे रहा है अच्छी बात है, जो नहीं दे रहा हो दे दे। जिस तरीके से सर नए नए रिफॉर्म्स आ रहे हैं, अग्निवीर लेके आई है गवर्नमेंट और निजीकरण की तरफ बढ़ रही है, तो उसके लिए आपका क्या आप बताना चाहेंगे? क्या मतलब आपके क्या है विचार? देखिए, मैं बता रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी साथ कह रहा हूँ, निजीकरण निम्न और मध्य वर्ग परिवार के लिए अभिशाप है और ये बहुत खतरनाक चाल है सरकार की। ये बिल्कुल नहीं चाहिए। लोकतांत्रिक देश में लोक कल्याणकारी राज्य है भारत, एक लोक कल्याण वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट में ये होना चाहिए कि शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा ये सरकार के हाथ में होनी चाहिए। अगर आप सोच के कल्पना देखो कि अगर सरकारी अस्पताल हट जाए, गरीब कहाँ जाएगा? सरकारी स्कूल हट जाए,
तो गरीब कहाँ पढ़ पाएगा? इसका मतलब शिक्षा से वंचित हो रहा है, चिकित्सा से वंचित हो रहा है। और सरकार बनाते हम किस लिए? कि एक विधायक बन जाए, एक सांसद बन जाए, एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री बन जाए, तो हमको क्या मिला? हम इसलिए बनाते हैं कि हमारे लिए शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा चीजें होनी चाहिए। और दुर्भाग्यपूर्ण है, अग्निवीर जैसी घटना के लिए मैं बता रहा हूँ, अग्निवीर इस देश के गरीब गुरबा किसान मजदूर के बेटों के साथ एकदम खुला खुला अपराध है। अभी एक जवान शहीद हुए अग्निवीर में, वो जो पंजाब गवर्नमेंट ने उनको 1 करोड़ रुपए दिया। पता लगा कि एक ऐसे इस तरीके से एम्बुलेंस आई और उनको ऐसे ही छोड़ के चली गई, नहीं कोई उनको पेंशन है ना कोई मुआवजा है किसी तरीके से। उसके लिए आप क्या बोलना चाहिए? मैं कह रहा हूँ अग्निवीर व्यवस्था इस देश के नौजवानों के साथ छल है। सेना में कौन जाता है? कभी आपने सुना है किसी उद्योगपति का बेटा गया सेना में? कभी आपने सुना कि किसी उद्योगपति का बेटा गया, किसी सांसद विधायक का बेटा गया सेना में? नहीं जाता। गरीब गुरबा किसान के लोग वहां जाते हैं जज्बात लेकर, देश की सेवा के लिए। गरीब किसान का बेटा अग्निवीर बनेगा और किसी का बेटा बीसीसीआई का सचिव बनेगा। आप सीधा इशारा जो है यही तो फर्क है। ये तो बात समझ नहीं। जय शाह के लिए कर रहे हो। पूरी दुनिया का सबसे समृद्ध कंट्रोल बोर्ड उसका सचिव बनेगा और किसान के बेटा अग्निवीर बनेगा। उस वहां पर काउंटिंग नहीं क्या है और वहां पर रोकड़ा भी नहीं है। अब जिन घर का 19 साल का बच्चा जो माँ बाप पाला उसको आज घर लौट आया, अर्थी उसकी लौटी और वो भी बिना सम्मान के, कितना दुखद है। वो दुखद पल था, वो मुझे भी बहुत दुखद है। और आप कल्पना नहीं कर सकते जिस घर में बीतती है वो उसका दर्द नहीं जानता है। हम आप कह सकते हैं सरकार का काम क्या है? आप प्राइवेट से आपने भेज दिया, आपने कोई उसको प्रोटोकॉल नहीं दिया। देश का नेता बनेगा तो शोक होगा, तिरंगा झुकेगा, और देश का जो अग्निवीर सैनिक जिसको आपने बना दिया है उसके लिए कुछ व्यवस्था नहीं होगी। इस पूरे देश की आम जनता को इस बात को सोचना पड़ेगा कि ये हमारे नौजवानों के साथ इतना बड़ा अच्छा हुआ। और मजे की बात, हम जिस मुद्दे की लड़ रहे हैं वो तो बेचारा ना एनपीएस में ना ओपीएस में, उसको किसी में नहीं रखा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और काम क्या कर रहा है? वही कर रहा है पूरा जो अस्थायी रूप से रखे गए हैं लोग, वही काम उससे गया। और उसके बाद सुविधाएं कुछ नहीं। शहीद हो गया और शहीद का दर्जा भी नहीं, शहीद का दर्जा भी नहीं है, शहीद की सुविधाएं भी नहीं है और शहीद हो गया। आने वाले सोच के देखिए, मान लीजिए परिवार है, मान लीजिए किसी बच्चे हो, किसी की पत्नी हो, एक लंबा जीवन कैसे जिए? और आप कल्पना करके एक बार सोचे, जो हमारे देश के लिए लड़ रहा हो और शहीद हो चला जाए और उसके बच्चे, उसके माँ बाप, उसकी पत्नी अगर रोटी के लिए तरसे तो ये देश में शर्म की बात है। केजरीवाल जी ने उन्हें 1 करोड़ रुपए दिया, पंजाब सरकार ने। ठीक है, अच्छी बात है और सब सरकारों को करना चाहिए, केंद्र की सरकार हो, राज्य सरकार को करना चाहिए। और बख्शीश ना करो, एक सिस्टम बनाओ, एक सिस्टम दो जिससे उनका जीवन यापन चल सके। बख्शीश नहीं, यह उन्होंने अच्छी बात है, मैं उसको बात नहीं, लेकिन एक सिस्टम बनाओ। जैसे पुरानी व्यवस्थाएं थी उसको अलग से सारी सुविधाएं मिलती थी, उसको मिलनी चाहिए। ये मेरा कहना है। मीन्स आपके कहने के हिसाब से अग्निवीर नहीं चल पाएगी? नहीं, अग्निवीर चलनी ही नहीं चाहिए। अगर देश में हमारे सेना के लिए पैसा नहीं, उनकी पेंशन के लिए पैसा नहीं, तो ऐसी डेवलपमेंट, ऐसी अर्थव्यवस्था तो लानत है। आपके मंच पर किसान आंदोलन से जुड़े हुए राकेश टिकैत जी भी, जिन्होंने पूरा आंदोलन किया, तो वो भी मौजूद थे। तो कुछ इस तरीके से नहीं लगता कि एक पूरा पोजीशन आपके साथ है, आप पोजीशन के साथ मेल मिलाप है आप कहीं ना कहीं आपका? नहीं, मैं तो अपोजिशन की बात किया, मैं पोजीशन वाले के साथ खड़ा हूँ। मैं तो आह्वान किया था प्रधानमंत्री जी की, रामलीला मैदान में इतनी बड़ी देश की संख्या आई है, लाखों लाख लोग आए हैं, प्रधानमंत्री इसी दिल्ली में वो दिन थे भी संयोग से, हम तो उनका अभी आह्वान कर रहे हैं, आए। अगर हम दर्द में है, पीड़ा में है, और कोई मेरा आके समर्थन करता है तो स्वागत है। क्या किसी ने नहीं आपसे पूछा, किसी ने संपर्क नहीं किया? सरकार का सब ये बहुत तानाशाह है। आप भी विपक्ष की भाषा बोल रहे हो। ये शिक्षक कर्मचारी विरोधी है। ओके। याद करिए थोड़ा सा कोरोना का दौर, सच्चाई इस देश के सामने आनी चाहिए। कोरोना के दौर में सारा प्राइवेट सेक्टर बंद हो गया। वही स्वास्थ्य कर्मी, वही सफाई कर्मी, वही पुलिस, वही नर्स, वही डॉक्टर इस देश को बचाए। और अभी बहुत दिन ही बीता उस कोरोना में, इसने अपना सर्वोच्च दिया। और जब अपने माँ बाप को लोग छूने को तैयार नहीं थे, एक सरकारी नर्स जाती थी, एक सरकारी डॉक्टर जाता था,
एक पुलिस का कर्मी उसको एम्बुलेंस में लाता था। जो अपने माँ बाप को लोग छोड़ चले गए वो सरकारी कर्मचारी ने किया, उसको तो गिफ्ट में मिलनी चाहिए कोरोना के बाद पुरानी पेंशन। और आप कह रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष की बात, यहाँ इतना बड़ा हक खत्म हो गया और उसमें पक्ष विपक्ष आया, और पर विपक्ष आता है। हम तो कह रहे भाई ना कि अगर विपक्ष आया हमारे साथ तो आप विपक्ष को मौका क्यों दे रहे हैं, आप कर दीजिए, विपक्ष का काम खत्म हो सकता। बंधु जी, क्या इसमें जितने भी अर्धसैनिक बल है वो एनपीएस में है अभी फिलहाल? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश का अर्धसैनिक बल जो देश के लिए प्राण मान शान है, देश की रक्षा करता है, उसको भी नई पेंशन व्यवस्था में ला दिया गया। और बहुत दुखी है, बहुत पीड़ित है। मेरे पास रोज 2 4 10 फोन आते हैं, कहते मैं कश्मीर के बॉर्डर से बोल रहा हूँ, मैं असम के बॉर्डर से बोल रहा हूँ, और मुझे बड़ी पीड़ा है कि मुझे भी इसमें रख दिया गया, और नेता 4 पेंशन लेता है। इस बात को बहुत आक्रोश में है। और मैं तो कहता हूँ कि भाई देश की जो अर्धसैनिक बल है, हमें आप 2 दिन बाद पेंशन देना, लेकिन देश के अर्धसैनिक बलों को तत्काल पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। लोगों को अपना अपने 5-6 परिवार होते हैं, लोग परिवार में 5-6 लोग होते हैं, तो वो चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। या आप इतना बड़ा आंदोलन चला रहे हो तो आपको कुछ लोग आपसे नाराज होंगे आपके संगठन में ही, तो आप उनको कैसे मैनेज करते हो? देखिए, यहाँ पर जो लोग मेरे साथ आए मुद्दों के लिए आए। मुद्दा क्या है? हमारी पुरानी पेंशन निजीकरण की समाप्ति, इस मुद्दे के लिए आए। अब परिवार जब बड़ा होता है तो थोड़ा बहुत तो लोगों का आपसी होता है, लेकिन मैं उसके लिए एक फार्मूला बना रखा हूँ और लोगों को कहता भी हूँ कि भाई आप बड़ा मन रखिए, जब बड़ा उद्देश्य है तो बड़ा मन रखिए। और क्योंकि ये जो आंदोलन पेंशन आंदोलन है, भोले शंकर की बारात है, इसमें भांति भांति के लोग हैं, सबको लेके चलना पड़ेगा। और चल भी रहे हैं, उसी का परिणाम है कि आज इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है और बिना संसाधन के खड़ा हुआ है। ये अपने आप में अद्भुत बात है। अब बड़ा परिवार होता है तो चीज़ें होती है, लेकिन मुझे खुशी है कि हमारी भावनाओं को लोग समझते हैं। और हो सकता है कुछ क्षण के लिए रूठते होंगे, किसी से आपस में मतभिन्नता होती होगी, लेकिन फिर बाद में सब चल देते हैं कि नहीं, ये पुरानी पेंशन चाहिए, कि उसमें ध्यान दो कि बुढ़ापा खराब हो जाएगा। इन सब के बाद आप परिवार के लिए समय निकाल पाते हो? ये थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए और बहुत चैलेंजिंग है। और मेरी 2 बेटियां हैं, वो मुझे इस बात के लिए उनकी शिकायत रहती है, क्योंकि जनवरी छुट्टियों में कहीं कहीं बाहर जाता हूँ, तो ये समस्या है। और परिवार का, बच्चों का, माँ बाप का समय मैं काट करके उन लाखों लोगों के लिए लगा रहा हूँ। इस बात को लाखों लोगों को समझना चाहिए और इस आंदोलन में अपना संपूर्ण सहयोग करें। जिस तरीके से कोई नई चीज़ आती है मार्केट में, उसी तरीके से जैसे आपका संगठन लगा हुआ है तो 2-4 संगठन और पैदा हो जाते हैं या किए जाते हैं, तो उसमें आप क्या बोलोगे? वो संगठन भी आपकी तरह से लड़ाई लड़ना चाहते हैं, वो कुछ खड़े किए जाते हैं, कुछ डमी कैंडिडेट एक तरीके से? सही आपने यूज किया और एक गंभीर सवाल भी है। देखिए, जब कोई बड़ा आंदोलन चलता है तो निश्चित रूप से उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका लक्ष्य कुछ और होता है। पेंशन आंदोलन नहीं होता या गोल नहीं होता, कुछ और होता है। वैसे हर आंदोलन के हर दौर में लोग आते हैं और तमाम सारे ऐसे आंदोलन कुछ उठे हैं, कुछ उठाए गए हैं, क्योंकि जब बड़ा सरकार पर दबाव बनता है तो सरकार की तरफ से तमाम लोग उठाए जाते हैं। और ऐसे हम नहीं कह रहे हैं, ये पब्लिक कह रही है, ये शिक्षक कर्मचारी जो सरकारी दरबारी संगठन है, और इनसे होशियार भी रहना है और अपने को सचेत भी रखना है। क्यों? क्योंकि वो, उनका मुद्दा पुरानी पेंशन नहीं, उनका मुद्दा इस आंदोलन को भ्रमित करना है। और इतना बड़ा 1 अक्टूबर की रैली हुई, उसके बाद फिर ये छुटपुट इधर उधर 5-10 हजार से क्या लेना देना। एक आंदोलन चल रहा है, उस दिशा में अपना सहयोग करिए और आंदोलन सफल हो जाए, ये इस बात पर काम करिए। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण होता है संगठनों में, लेकिन फिर भी जो आम पब्लिक है, आम शिक्षक कर्मचारी, वो समझ रहा है, वो जान रहा है कि अटेवा इस आंदोलन लड़ाई में रहा और 4-4 राज्यों में हमने कराया है, सब जानते हैं। अब लोग ढपली बजाते रहते हैं, अपना अपना कुछ न कुछ बचता रहता है, तो लेकिन उनसे सचेत रहना है। और उसमें एक कड़ी और जो आ रही है, सरकार बार बार संशोधन की बात कर रही है, वो संशोधन उन्हीं संगठनों के द्वारा उठाया जाएगा कि कल हम संशोधन करा देंगे, उसका श्रेय लूटेंगे। और इस देश का 1 करोड़ जो एनपीएस कर्मचारी है, वो चाहिए हूबहू पुरानी पेंशन में कोई संशोधन नहीं। संशोधन की बात वही करेंगे जिनका लक्ष्य पुरानी पेंशन नहीं है। संशोधन की बात वो करेंगे जो पेंशन के अंदर पेंशन ले रहे हैं पुरानी, और संशोधन की बात कर रहे हैं। इससे सचेत रहना पड़ेगा। ये चीज़ हमने किसान आंदोलन में भी देखी थी। जिस तरीके से किसान आंदोलन सक्सेस हुआ तो 2-4 संगठन और आ गए थे साथ, वो सरकार के साथ खड़े हो गए, कुछ सरकार के अगेंस्ट खड़े हो गए,
तो उसमें किस तरीके से फिर आपके आंदोलन में भी अगर ये चीज़ें आई तो आप उससे कैसे अपना नहीं, बचाव मैं तो करोगे? सीधे सीधे सारे लोगों को, देश के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि 4 राज्यों के अंदर पेंशन किस संगठन ने कराया, इस बात को मंथन करें। दूसरा, 1 अक्टूबर की जो रैली हुई है, वो भारत अकेले की भी नहीं, पूरी दुनिया का सरला प्रदर्शन किस संगठन किस बने करेगा, इस बात को दिमाग रखना पड़ेगा। अब रोज डबली बजाते हुए चलो रामलीला मैदान, कोई 2000, कोई 5000, कोई जिले का आदमी है वो भी राष्ट्रीय बड़े घूम रहा है, तो इसको बुद्धिजीवी वर्ग है उसको समझना पड़ेगा। और जो एक धारा, एक समुद्र एनएमओपीएस के रूप में पूरे देश का अखिल भारतीय बैनर है, उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा और हम जीत के करीब हैं। जैसे कि अभी आने वाले 5 राज्यों में चुनाव है, तो उसके लिए क्या आपने कुछ अपन अपील की है लोगों से? मैं अपील लगातार कर रहा हूँ और करूँगा, क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने हमें एक राइट दिया है वोट का। लोकतंत्र में वोट की चोट सबसे गहरी होती है। जब सरकार धरना प्रदर्शन से, रैली से नहीं सुनती है या उस दबाव को नहीं महसूस करती है, तो उसका एक तरीका होता है कि हम उसके अगेंस्ट जाकर के वोट करें, जिसे वो समझें कि नहीं, इसका चोट हमको मिली हुई है। और हम 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हम राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए स्पेशली कहना चाहते हैं कि उनको पेंशन मिली है, उसको बचाने का ये मौका है। आप घरों से निकलिए, रोज 5 आदमी को तैयार करिए पुरानी पेंशन के समर्थन में और निजी पेंशन दीजिए। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम जहां पेंशन नहीं लागू है, उनसे मैं कहना चाहता हूँ 25 दिन का मामला है, 25 दिन में आपके बुढ़ापे का भविष्य तैयार हो जाएगा। तो चूक नहीं करिएगा। वोट फॉर ओपीएस हमारा अभियान चल रहा है। वोट फॉर वोट ओपीएस। फॉर ओपीएस हमारा अभियान चला, जो पुरानी पेंशन की बात करेगा हम उसको साथ देंगे, एकदम खुल्लम खुल्ला ये बात है। और इसी अभियान को लेकर के मैं वहाँ के लोग अपील करता हूँ, आपकी उंगलियों पर आपका बुढ़ापे का फैसला आ गया है। अब आपको तय करना है कि एनपीएस वाले बटन या ओपीएस वाले बटन, 1770 वाली पेंशन या 36,850 वाली पेंशन, कौन सरकार चाहिए आपको तय करना है। चूकिएगा नहीं, मौका है। और उन राज्यों के परिणाम से आने वाले टाइम में एक बड़ा संदेश जाएगा। और मैं तो कहता हूँ 5 राज्य अगर डट कर खड़े हो जाएं तो खुद पेंशन ले लें, कुछ लोग अपनी पेंशन बचा लें और देश के लिए भी रास्ता खुल जाएगा, एक संदेश जाएगा। तो क्या आप मीन्स राजनीति में आना चाहते हो इसका मतलब? मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि अच्छा, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, इस देश का ठेले वाला राजनीति करे तो कोई बुराई नहीं, चोर उचक्के करे तो कोई बुराई नहीं, संसद में अपराध किए हुए लोग गए हैं तो कोई बुराई नहीं, हत्या बलात्कार की हुई है, ये हमारी नहीं, ये रिपोर्ट है। ऐसे तमाम लोग संसद के अंदर बैठे हैं जिन पर अपराध का बहुत बड़ा क्रिमिनल केस है तमाम, वो करें तो पढ़ा लिखा आदमी कर रहा है, कौन सी बुराई है। और अपने हक के लिए अपनी बात उठाना, अगर ये राजनीति तो 1000 नहीं 1000 बार किया जाए। कहीं ऐसा, कहीं इस तरीके से तो नहीं ये आंदोलन भी राजनीति की भेंट चढ़ जाए और आप भी राजनीतिक उद्देश्य के लिए इस आंदोलन से जुड़े हुए हो? मैं पिछले 10 साल से इसको सड़क पर लड़ रहा हूँ। ये आंदोलन सड़क से संसद तक है, सदन तक है और लड़ा जाना चाहिए और हम जीतेंगे। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है ये राजनीति है, तो राजनीति किस पर होनी चाहिए? पेंशन जैसे सामाजिक मुद्दों पर, शिक्षा पर, चिकित्सा पर, रोजगार पर राजनीति विषय है और बताया कुछ और जाता है। तो वो राजनीति से बेहतर है इसकी राजनीति हो। और मैं कहते जितनी भी पार्टियां हैं जिन्होंने किया है वो अपने बताएं कि क्या किया क्या नहीं किया और इस पर क्या करेंगे। राजनीति भी सही होना चाहिए और हम उसी विषय की बात कर रहे हैं। इस आंदोलन को आप कहीं राजनीति की तरफ तो नहीं लेके जा रहे हो? नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक जागरूक व्यक्ति, एक जागरूक नागरिक राजनीति की समझ रखनी चाहिए। और दूसरी बात, एक जो बड़ा बार बार कहा था, कोई व्यक्ति अगर वोटर है तो गैर राजनीतिक हो ही नहीं सकता। वोटर है इसका मतलब किसी न किसी राजनीतिक दल, किसी न किसी पार्टी, किसी न किसी एजेंडे पर वोट करेगा। तो आप कल्पना करें कि कोई व्यक्ति वोटर हो वो गैर राजनीतिक कैसे हो सकता है? आपकी कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो? इस देश में किसी को होनी चाहिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है? वो तो साधारण चीज है। अगर एक मान ली क्रिकेट टीम में कोई खिलाड़ी पहुंच गया और उससे पूछा जाएगा आप कप्तान बनना चाहते हैं, क्यों नहीं बनना चाहिए? वही बनना चाहिए और इसमें कोई बुराई भी नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपके अंदर मीन्स एक नेता छुपा हुआ है। मैं दुखी पीड़ित आत्मा हूँ, भटक रहा हूँ। उन भटकाव में जो हमारे साथ तमाम है, उनका लक्ष्य पुरानी पेंशन है, उस लक्ष्य पे पहुंचे।
बंधु साहब, फिर आपकी आने वाली समय की अब क्या स्ट्रेटेजी है, क्या प्लानिंग है? देखिए, अभी तो मैंने कहा कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, वहाँ वोट फॉर ओपीएस का अभियान चल रहा है, और मैंने सबसे अपील भी की है कि आप अपने मुद्दों को वोट करें, और लोग तैयार हैं। लगातार मेरे पास वो आउटपुट आ रहा है। दूसरा, आगे लोकसभा का चुनाव है, तो निश्चित रूप से पूरे देश का मैटर है। तो अभी हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसमें विचार विमर्श करके आगे की रणनीति बनाएंगे। रणनीति इसलिए बनाएंगे कि चुनाव के समय, सच बताऊं आपको, 4.5 साल नेता कुछ नहीं सुनता, किसी दल के लोग सत्ता में जो रहते हैं। जब चुनाव आता तभी सुनते हैं। तो हम लोग भी उस समय थोड़ी सी ज़्यादा तेजी करते हैं कि हमारी बात सुनी जाए, और चुनाव समय नेता सुनता है, सुनाने की सारी वो रणनीति बनाई जाएगी जिससे हमारा मुद्दा हल हो। ये हमारी प्लानिंग चलेगी, और आने वाले समय में परिणाम सुखद होंगे, ऐसा मुझे लगता है। ये आपको लगता है कि क्या आपकी आवाज प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंची है, नहीं पहुंची अभी तक? 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी, तो हमको लगता है कि पूरी तरह से उनके कान पहुंची है, और हो सकता है कि 1-2 दिन नींद भी ना ढंग से आई हो, क्योंकि लोकतंत्र में भीड़ महत्वपूर्ण होती है, और जो अप्रत्याशित भीड़ थी उसकी खबर सब तक पहुंची है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपको उस हिसाब से मीडिया कवरेज नहीं मिला। जो भी थोड़ा बहुत पता लगा वो सोशल मीडियम के माध्यम से पता लगा लोगों को। एक तरीके से या तो आपकी, मैं बोलूँगा, फुल प्रूफ तैयारी नहीं थी, या जो मेन मीडिया है वो कहीं नज़र नहीं आया। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र के लिए कि मीडिया का काम होता है, हम लोग भी यूनिवर्सिटियों से पढ़ के आए हैं, उसका धर्म जानते हैं, न पक्ष न विपक्ष। मीडिया का काम है जो सही हो उसको दिखाओ निष्पक्ष, ये काम। दुर्भाग्य से मेन मीडिया जो इसकी बात कर रहे हैं वो निश्चित रूप से मुद्दों से, जनवादी मुद्दों से या जनता के मुद्दों से वो हट गई है। उसको कुछ टीआरपी और कहीं मिल रहा है, विज्ञापन कहीं और मिल रहा है, उतनी सही वो अपना धर्म वो टीआरपी और विज्ञापन को ही मान लिए, जबकि मीडिया का असली धर्म है जनता की आवाज बनना और सरकार तक उसको पहुंचाना। हाँ, ये बात सही है कि उस दिन उसको कवर नहीं किया, लेकिन इतनी बड़ी संख्या थी, बाद में चाहे जैसे भी सब ने कवर किया, किसी ने कम किया, किसी ने ज़्यादा किया। हाँ, सोशल मीडिया का हमारा पूरा आंदोलन डिपेंड रहा, और 1 अक्टूबर की बात सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया के अंदर गई, क्योंकि बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर जो थे, सोशल मीडिया के एक्सपर्ट थे, उन सब ने उठाया और सब ने रखा, उसके बाद सारे लोगों ने उठाया। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण, ये चर्चा गाँव गाँव है। इतने बड़े आंदोलन को मेन थीम की मीडिया कैसे बाहर की, इस चर्चा गाँव गाँव तब, उसका असर भी लोगों का गुस्सा। इनडायरेक्टली आप जो मोदी मीडिया को गोदी मीडिया बताना चाह रहे हो। लोगों का गुस्सा भी गया, और बहुत सारे लोगों ने कहीं पेपर का बहिष्कार, कहीं टीवी का बहिष्कार, कहीं चैनलों का बहिष्कार भी किए। उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति थी। और एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, बड़ी मज़ेदार चीज़, टीवी और पेपर, ये प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सबसे बड़ा पार्ट है। जो लोअर क्लास है वो पेपर खरीदता नहीं, जो हायर क्लास है उसको ज़रूरत नहीं है समय से। आपकी मीडिया चलाने का काम सब जगह मिडिल क्लास करते हैं, मिडिल क्लास में सर्विस पेशा करते हैं। अगर आप उसी के मुद्दे को बाहर कर दें, उसने अगर कहीं बाहर करना सोच दिया तो फिर क्या होगा, इस बात को भी गौर करना चाहिए। इस समय में आप सोशल मीडिया का क्या रोल देखते हो? नहीं, सोशल मीडिया तो मैं तो कहता हूँ, मेरा पूरा आंदोलन, मेरा पूरा संगठन सोशल मीडिया कमाल है, और मैं तमाम सारे सोशल मीडिया के जो एक्सपर्ट हैं, तमाम सारे लोग हैं, या हमारे साथ तमाम संगठन में हमारे साथ जो लोग हैं अच्छे अच्छे जानकार हैं, वो चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, जो भी मीडिया, सोशल मीडिया के साधन है, हमारा आंदोलन उसी पे चला। और कई बार तो ऐसे हुआ, ट्रेंड नंबर 1 ट्रेंड पे रहा, 10-20 लाख हमारा ट्विटर पे गया भैया, और उसका असर पड़ा है, उससे हमारा आंदोलन आगे बढ़ा है। और मैं सभी से अपील भी करता हूँ कि आप किसी का इंतजार मत करो कि कौन आपको दिखाएगा। आपके हाथ में, आपकी जेब में खुद एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, आप खुद पत्रकार बनिए, अपनी आवाज़ आप खुद बनिए, रोज 5 लाइन 10 लाइन लिखिए और उसको वायरल करिए। आपको यकीन था, जैसे 1 तारीख को, मुझे लगता है 1 तारीख के बाद आपका जो जोश था वो और दोगुना हो गया होगा, जिस तरीके से कॉन्फिडेंस आप में और 10 गुना हो गया होगा, जिस तरीके से आपने भीड़ देखी, तो उसमें। नहीं, देखिए, मुझे तो यकीन था, लोगों को आश्चर्यजनक चीज़ है, लेकिन मुझे यकीन था, क्योंकि मैं जून के महीने में 1 जून से गांधी जी के चंपारण से, बिहार से, मैं बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमाम देश के कोने कोने, दिल्ली, तमाम देश के कोने, 18,000 किलोमीटर की यात्रा एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो, 18,000 किलोमीटर की यात्रा हमने किया। कितने समय में? साथियों, 33 दिन लगातार। 18,000? हाँ, रथ से हम लोगों ने 18,000 किलोमीटर यात्रा किया, और आपने उसका तो असर
आपने तो राहुल गांधी को भी फेल कर दिया फिर। उसका असर बहुत पड़ा, लोगों तक, घर घर तक ये आंदोलन गया, घर घर और जन जन तक ये आंदोलन गया। और उसी का परिणाम है कि जो इतना बड़ी संख्या में लोग निकल के आए। और हम सिर्फ इतने के लिए हम अपनी पेंशन की बात करें, मैं तो कहता हूँ देश का जो बेरोजगार है, सड़कों पर घूम रहा है और नौकरियों में लाखों पद खाली हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्यों? एक तरफ पद खाली पड़े हैं और एक तरफ आदमी रोजगार घूम रहा है। रेलवे में 9.5 लाख से ज्यादा वैकेंसी खाली पड़ी है। क्यों खाली पड़ी? एक MP MLA की सीट खाली होती है तो उसका नियम है 6 महीने के अंदर, एक भी दिन लेट नहीं होगा, 6 महीने के अंदर भरना ही भरना है। पहले भर जाए तो अच्छी बात है, लेकिन 6 महीने बाद नहीं रह सकता। और हमारे जो पद हैं वो क्यों सालों साल खाली पड़े? उस निजीकरण के लिए हमने भी पूरे अभियान चलाया और उस यात्रा का इस रैली में बहुत बड़ा असर रहा। और अभी इतना ही नहीं, ये जो आप सबने देखा है, इसकी से भी बड़ी तैयारी आने वाले टाइम में है। अब वो क्या तैयारी है वो रणनीति करना का विषय था, लेकिन इससे बड़ी तैयारी है। सरकार की विदेश नीति कैसे लगती है आपको? अभी आपने देखा जैसे कि कतर में 5 लोगों को फांसी की सजा हुई है जो नेवी से जुड़े हुए थे। तो सरकार की विदेश नीति, आर्थिक नीति, देखिए विदेश नीति, आर्थिक नीति, मैं तो देख रहा हूँ कि आज किसी से पूछ लो विदेश मंत्री कौन है, किसी को पता नहीं। आज पूछ लो रेल मंत्री कौन है, किसी को पता नहीं। क्योंकि सारा मंत्रालय बांटा जरूर गया होगा किसी न किसी को, लेकिन सारा मंत्रालय तो प्रधानमंत्री जी अकेले चला रहे हैं। तो विदेश नीति एक बड़ा फैक्टर है और उससे बड़ा असर पड़ता है। ऐसे लोगों को हम तो समझते हैं कि जो आने वाले टाइम में विदेश नीति है ये और मेच्योर होनी चाहिए और परिपक्व होनी चाहिए, और जिसको जो जिम्मेदारी वही निभाने दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अर्थनीति की बात करें, हमारी वित्त मंत्री साहिबा हैं, कोई समस्या आती तो कहते इससे तो कोई मतलब ही नहीं मुझसे। और उससे अगर पूछा जाए कि भाई न्यू पेंशन ओल्ड पेंशन, तो करे हमें तो मिल ही रही, तो दूसरे देने की क्या जरूरत है। अर्थनीति तो आप समझो कि इस देश की सबसे कंडम, तो सबसे कंडम। जो नेताओं को पेंशन मिलती है वो OPS के माध्यम से ओल्ड पेंशन स्कीम है या न्यू पेंशन मैं स्कीम कह है? रहा हूँ कि नेताओं को जो पेंशन मिलती है वो मिलनी नहीं चाहिए। राइट। बिल्कुल क्लियर है। क्यों? हम सर्वेंट हैं, कहते हैं हमें वेतन भत्ता चाहिए, वो कहते हैं लोक सेवक। जो लोक सेवक है, आप मंदिर में गए, कोई मंदिर बन रही है, कोई गिरजाघर बन रहा है, कोई आप मान लीजिए कोई भी धर्म बन रहा है और आप उसको मानते हैं, तो आपने वहाँ दान दिया है और उसके बदले आप क्या चाहते हैं बताइए? तो कुछ नहीं चाहते, आपकी इच्छा थी। लोक सेवक आप बने हैं और आप बने हैं तो आप जनता की सेवा करने आए, और जनता की सेवा के बजाय आप जनता की मेवा आप खा रहे हो। और मजे की बात देखिए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 पेंशन। दुनिया का इकलौता देश है जहाँ हमारा माननीय वेतन और पेंशन एक साथ देता है। इस बात की बहुत गुस्सा है। अगर 4 बार विधायक बनोगे या 4 बार MP बनोगे तो 4 बार ही पेंशन उसको हाँ, मिल उसको रही है। अलग है। जैसे जितनी पेंशन उसमें वृद्धि होती जाती है, जितनी बार होगी उसमें उतनी ज्यादा वृद्धि होगी। या आप लोकसभा के हैं, राज्यसभा में चले गए, राज्यसभा के वेतन, लोकसभा के पेंशन, या विधायक पहले रहे हैं उसका पेंशन, और अब आज सांसद मान लीजिए तो उसका वेतन, मतलब एक साथ। हम तो रिटायर होने के बाद पेंशन की बात कर रहे हैं। 25 साल का कोई व्यक्ति सांसद हो गया, 30 साल तक चला, 5 साल कार्यकाल हट गया, 30 साल में उसको पेंशन, और हमको 60 साल में पेंशन। ये कौन सी अर्थनीति है? और मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, नेताओं को पेंशन देने से अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, और शिक्षकों कर्मचारियों को पेंशन ना देने से अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और उससे कमजोर हो गई। ये कौन सी अर्थशास्त्र है? मैं कहना चाहता हूँ उनको देने से मजबूत होगी नेताओं को, और कर्मचारियों मजबूत कमजोर हो जाएगी। ये कौन सा अर्थशास्त्र है? और सवाल लोगों के अंदर बहुत बहुत तेजी से जा रहा है। लोग पूछ रहे हैं यार नेताओं को पेंशन 4 क्यों? ये सवाल जा रहा है, और इस राजनीतिक व्यवस्था के लोगों को इसको समझना चाहिए। आपको लगता है कि जनता इस चीज में बदलाव करेगी आने वाले समय में? जिस तरीके से आप बता रहे हो कि लोगों के जहन में ये चीज हो रही है, तो खुद जनता ही रिफॉर्म करेगी आने वाले समय में, क्योंकि जागरूक होती जा रही है। मैं बता दूं, जब कोई भी व्यवस्था काम नहीं करती तो जनता आती है। और नारा भी आपने कहा, सत्ता छोड़ो कि जनता आती है। ये नारा चला है, और देश की जनता अपने लोकतंत्र को मजबूत करना जानती है। जब ज्यादा तानाशाही होती है तो जनता अपने आप कहती है कि बस अब विदाई का दौर बहुत हुआ, अब आप विदा लो। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हमको जो लोग पेंशन नहीं दे रहे, हम जब भी उनको विदा करेंगे पेंशन देंगे। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब आपके थोड़ा निजी जीवन पे आते हैं। एक हमारा छोटा सा गेम शो है जो आपकी निजी चीज़ों से जुड़ा हुआ है।
आपने अभी अपना अपने आंदोलन के विषय में, अब हम आपकी थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में झांकना चाहेंगे। जैसे आप खुद एक शिक्षक हो, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे समाज में? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने हक हुकूक के लिए आदमी को अपनी आवाज़ उठाना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए और सरकारों को सुनना चाहिए। ये लोकतंत्र की परिभाषा में आता है और मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि इस आंदोलन में आप पूरी ताकत के साथ एनएमओपीएस हटेवा का साथ दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, पीढ़ियों की लड़ाई है। क्योंकि हम जिस व्यवस्था से वंचित हैं, कल हमारी आने वाली पीढ़ी वंचित होगी। और सबसे बड़ा सवाल जो निजीकरण का है, वो निजीकरण अगर हो गया तो सरकारी संस्थाएं खत्म होगी, तो कहाँ जाएगा आदमी, कौन सी नौकरी, कौन सी व्यवस्था में आएगा। इसलिए इस आंदोलन में मैं सभी से अपील करूंगा कि वो साथ दें और निर्णायक स्थिति की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और मैं बड़ी कॉन्फिडेंस से कहता हूँ, इस देश में 110% पुरानी पेंशन बहाल होगी। भगवान पर विश्वास रखते हो विजय जी? पूरा। कभी, जैसे आप खुद शिक्षक हो, तो शिक्षक से मार खाइए? तो हर विद्यार्थी मार खाता है। कभी झूठ बोला है? लाइफ में अगर कोई ये कहता है कि हमने झूठ नहीं बोला, सबसे बड़ा झूठ वही बोला। बिना वजह कभी माफी मांगी आपने? कई बार मांग लिया हमने, ये आंदोलन चलाने के लिए। कभी कभी गलतियां नहीं होती, गलतियां वही करता है, लेकिन क्योंकि बड़ा मकसद है तो एक बार नहीं कई बार मांग लेते हैं। और माफी मांगने से अगर आपकी व्यवस्था अच्छी होती तो कोई बुराई नहीं। और माफी कमजोर इंसान नहीं मांग सकता, कोई मजबूत होगा वही मांग सकता। अब आप एक नाम बन चुके हो देश में, तो आपको लगता है कि आपको सुरक्षा कर्मी की जरूरत है? नहीं, ये बात तो है कि हमारे साथी शुभचिंतक हैं, वो तमाम बातें उठाते हैं और स्वाभाविक है, जिस तरह से थोड़ा सा गतिविधियां हैं तो उसमें चैलेंज भी रहता है कभी कभी। लेकिन मैं उन लाखों लोगों की जो दुआएं हैं, ऊपर वाले का जो हमारे प्रति स्नेह है, उसका जो है उसके संबल से आगे बढ़ते हैं। और हमको लगता है कि सचेत होना अच्छी बात है, लेकिन अंतिम फैसला उसका ऊपर वाले करता है, वो तय करता है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद विजय बंधु जी आपका। आप हमारे शो में आए, रेट इन द नोज, और मैं चाहता हूं कि सरकार आपकी बात माने और आप अपनी मंजिल को हासिल करें आने वाले समय में। आपको भी बहुत मनोज बहुत भाई बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, और आपके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। और निश्चित रूप से हमारी आपकी बात जो लोग सुनेंगे या सुन रहे हैं, इसको अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि इसमें सब चीज़ें नेचुरल है। और आप ना बड़े पत्रकार हैं, ना हम बड़े कोई राजनेता हैं। हम लोग सिंपल अपनी बातचीत अपने मुद्दों पे किए हैं, और मुद्दों बात होनी चाहिए, इसका मैं समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। थैंक यू।